बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा जी, MA1 का हमारा लेक्चर चल रहा था। पार्ट नंबर 3 में हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। फिर आप लोगों ने यहाँ से देख लिया था। इन्वॉल्वमेंट विद मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो तीनों अकाउंटिंग है इनका और आपस में मैनेजमेंट का क्या ताल्लुक है, ठीक है नी। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कैसे यूज़ करेगी मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट ने क्या करना होता है, सारा बिजनेस को मैनेज करना है, बिजनेस को रन लेना है और बिजनेस से रिकॉर्डिंग कुछ डिसीजंस लेने, ठीक है नी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे हेल्प करने वाली है, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैसे हेल्प करने वाली है। तो मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट इन तीनों अकाउंटिंग के अंदर क्या होगी। नंबर 1, फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान टू मीट ऑब्जेक्टिव। हम प्लान बनाएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव मीट हो सके। ऑब्जेक्टिव किसका ऑब्जेक्टिव होगा, टू मीट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होगा। फॉर्मुलेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल प्लान, हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की मदद से क्या करेंगे, ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान में जो डेली एक्टिविटीज़ करनी होती है उनमें कोई चेंजिंग तो नहीं करनी, अगर ज़रूरत होगी तो हम वो चेंजिंग कर देंगे जी। एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन। एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस, हम फाइनेंस को क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ फाइनेंस, यूज़ ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि अगर हमारे पास पैसे की कमी होगी हम पैसों को कहीं से एक्वायर करेंगे और पैसों को इस्तेमाल करेंगे। एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजेक्शन, और हम क्या करेंगे, एक्चुअल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड्स करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल क्या हो रहा है हम वो लिखेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, पहले बजटेड लिखेंगे कि अच्छा फ्यूचर में ये खर्चे होंगे, ये रेवेन्यू आ पाएगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बजटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बजटेड इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली, फिर जो एक्चुअल हो रहा होगा हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की मदद से अपनी एक्चुअल ट्रांजैक्शंस, एक्चुअल खर्चा कितना हुआ, एक्चुअल यूनिट्स कितने सेल हुए, ये सारा कुछ हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट क्या करेगी, सारों को बता देगी कि भाई हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमारी सेल कम हो रही है तो हम बता देंगे भाई सेल कम हो रही है, हमने अब इसको इंक्रीज़ करना है, अभी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं, ये एक्सपेंसेस किस वजह से ज़्यादा हो रहे हैं, ज़रा इसके ऊपर तो नज़र रखें ज़रा। करेक्टिव एक्शन टू ब्रिंग प्लान रिजल्ट इनटू लाइन। हाँ, करेक्टिव एक्शन, अगर हमें कहीं पे, जैसे कि मैंने कहा कि अगर हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं वहाँ पे हम कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे, किन किन रीजंस की वजह से हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, ताकि जो हमने प्लान बनाया वो प्लान और वो रिजल्ट आपस में लाइन अप हो पाए, ठीक है। रिव्यूइंग एंड रिपोर्टिंग ऑन सिस्टम एंड ऑपरेशन, हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम को और ऑपरेशन को क्या करेंगे, रिव्यू करते रहेंगे और साथ साथ रिपोर्ट करते रहेंगे कि उसकी जो परफॉर्मेंस हम देखना चाह रहे थे क्या वैसे ही मिल रही है या उसके अंदर चेंजिंग आ रही है, ठीक है। यानी कि जो अकाउंटिंग हमने सोची थी, जो ट्रांजैक्शन हमने सोची थी, क्या उसी तरह से ही हमारा बिजनेस चल रहा है या बिजनेस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या करेंगे, रिव्यू रखेंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, नज़र रखेंगे, ठीक है जी। तो इन्वॉल्वड विद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट क्या करेगी, अकाउंटिंग को यूज़ करके अपने मकसद को पूरा करेगी, यानी कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो अकाउंटिंग का सहारा लेगी। इनकम स्टेटमेंट अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, ये छोटा सा फॉर्मेट है, अभी हमने इसको ज़्यादा डिटेल में फॉर्मेट को देखना है, लेकिन अभी बस ये वाला ही फॉर्मेट को हम देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखेंगे कि कौन सी कंपनी है, XYZ कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इनकम स्टेटमेंट फॉर द पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 2025 यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे सेल को क्या कहते हैं, रेवेन्यू, और इसको टर्नओवर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम सेल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल 200,000 है। इस सेल को करने के लिए हमें कोई ना कोई खर्चा करना पड़ता है। देखो इनकम बगैर खर्चे के नहीं आ सकती, सोच के देख लो। अगर आपने कुछ कमाना है तो कुछ ना कुछ तो खर्च करोगे, ऐसा नहीं हो सकता अब कुछ ना खर्च करें
और आपके पास इनकम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस सेल को कमाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल को कहते हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में प्रोडक्ट कॉस्ट। क्या कहते हैं जी? प्रोडक्ट कॉस्ट। तो हम सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल, जो कॉस्ट ऑफ सेल को कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, हमारा जो ज्यादा वर्ड यूज होगा वो ये वाला यूज होगा प्रोडक्ट कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ सेल हम बहुत कम यूज करेंगे, शायद करेंगे पर थोड़ा सा कम। प्रोडक्ट कॉस्ट के आगे वर्ड्स आएंगे। तो कॉस्ट ऑफ सेल, प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब ये है प्रोडक्शन के ऊपर कौन कौन से खर्चे आए हैं, प्रोडक्शन के ऊपर कौन कौन से खर्चे आए। तो जब भी हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करेंगे, तीन तरह के खर्चे आएंगे। बच्चों कितने तरह खर्चे आएंगे जी? तीन तरह के खर्चे आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि हमने अगर शर्ट बनानी है तो शर्ट बनाने के ऊपर एक मटेरियल का खर्चा आएगा, फिर शर्ट बनाने वाली लेबर आएगी, और फिर जो फैक्ट्री में खर्चे आएंगे उस शर्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, वो हमारे पास आ जाए। ये जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है इसको हम कहते हैं FOH। क्या कहते हैं जी? FOH, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं। आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में। तो हमने क्या किया जी? रेवेन्यू में से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस कर दी। प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या आ जाएगा? तीन कॉस्ट आती है, मटेरियल, लेबर और FOH आती है। तो हमने कहा मटेरियल 80 है, लेबर ने 40,000 लिए, प्रोडक्शन ने 15 लिए, तीनों को ऐड कर दिया तो 135 बन गया। तो टर्नओवर में से कॉस्ट ऑफ सेल प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस की, तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से एनपीसी का मतलब क्या? नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट, ठीक है जी। तो फिर हम क्या करेंगे? रेवेन्यू में से पहले प्रोडक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे जी नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब जो प्रोडक्शन में, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन में चीज़ों को बनाने के लिए वो खर्चा नहीं आता। किस लिए आता है? अब वो चीज़ों को बेचने के लिए आता है, चीज़ों को संभालने के लिए आता है, ठीक है। तो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट का मतलब है कि ऐसा खर्चा जो चीज़ों को बनाने पर नहीं लग रहा, चीज़ों को बेचने पर लग सकता है, चीज़ों को संभालने के ऊपर लग सकता है। जैसे कि मार्केटिंग एक्सपेंस हो गया, एडमिन एक्सपेंस, चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एडमिन स्टाफ चाहिए होगा। फाइनेंसिंग कॉस्ट आ गई। फाइनेंसिंग कॉस्ट क्या है? बैंक से कुछ कर्जा लिया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे तीनों हमारे नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, अच्छा इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट किसी फॉर्मेट का नाम है? इनकम स्टेटमेंट किस चीज़ का नाम है? इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे इनकम स्टेटमेंट क्या है, तो आप किसी को समझा सकते हो कि इनकम स्टेटमेंट क्या है? वहाँ पे काम करने वाले लोगों की इनकम क्या है, इसी तरह का कुछ है। या फिर प्रॉफिट कितना हुआ, नहीं हमें प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट है क्या? अगर किसी को बताना हो कि इनकम स्टेटमेंट क्या है, आप कहेंगे बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट का मतलब है बिजनेस ने इनकम कितनी कमाई, खर्चा कितना किया, बस। इनकम और एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और जब हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो फिर प्रॉफिट आ जाता है या लॉस आ जाता है। तो इनकम स्टेटमेंट क्या है? इनकम स्टेटमेंट कंपनी के इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं बस। और साथ और कह लो कि इनकम एक्सपेंसेस बताते हैं तो ऑब्वियस बात है उसके ऊपर प्रॉफिट हमें खुद ही पता चल जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट एक्चुअली कंपनीज के प्रॉफिट या लॉस के बारे में हमें बताते हैं। और प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा? जब उसकी इनकम और एक्सपेंस के बारे में पता चलेगा। तो इनकम स्टेटमेंट अबाउट कंपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक है जी। इसमें देख लें कोई सवाल अगर आपके ज़हनों में आता है तो मुझसे पूछ लें। किसका जी? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। ये मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे होंगे इनको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, और इनको शॉर्ट फॉर्म में FOH कहते हैं, ठीक है। मान लें आपके घर में एक ज्वेलरी बॉक्स होगा, आपका होगा कि नहीं होगा? नहीं है तो खरीद ले, ठीक है जी। जो चीज़ें गुम जाएंगी ऐसे।
मान लें कि आपके घर में बॉक्स ज्वेलरी बॉक्स है, ये एफ ज्वेलरी बॉक्स है, उसके अंदर ढेरों जहां की ज्वेलरी पड़ी होगी, इसका मतलब प्रोडक्शन एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो सारे सारे किस घर में रहते हैं, उस घर का नाम होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड एक मेन टर्म है, उसके अंदर सारे प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। जी, और देख लें कोई मसला, किसी लफ्ज़ की, किसी कंसेप्ट की समझ ना आई हो, आगे चलें जी फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जनाब, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है, वन बाय वन देखते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। नंबर वन, लिमिटेड कंपनी आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर अकाउंट। जो कंपनीज होती हैं वो लॉ कहता है कि भाई आप ना अपने अकाउंट को लाजमी प्रिपेयर करेंगे, आपके पास ना की ऑप्शन, आपके पास ना की ऑप्शन नहीं, आप ना नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो जी, ना नहीं कर सकते, अपने हर हाल में क्या करना है, प्रिपेयर करना है। मैनेजमेंट अकाउंट, भाई लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है भाई मर्जी है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग असल में इंटरनल होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक्सटर्नल होती है। यानी कि एक्सटर्नल मीन किसी बैंक ने रिपोर्ट देखनी होगी, किसी इन्वेस्टर ने रिपोर्ट देखनी होगी, किसी आम बंदे ने रिपोर्ट देखनी होगी, गवर्नमेंट ने खुद देखनी होगी, इसलिए गवर्नमेंट कहता है भाई अकाउंट बनाओ ताकि हम आपकी रिपोर्ट देख सकें। सर जी, ये लिमिटेड कंपनीज के लिए ओनली होता है फाइनेंशियल के, मतलब दूसरी जो लिमिटेड कंपनी के लॉ कहता है कंपलसरी है। प्राइवेट कंपनीज के लिए वो भी नॉर्मली मेंटेन करती हैं, वो भी नॉर्मली मेंटेन करती हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो लाजमी है, वो तो मिस कर नहीं सकते। प्राइवेट वाले ना भी बनाए तो खैर मसला कोई नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड वाले लाजमी करेंगे। जैसे पार्टनरशिप, उनके लिए भी मस्ट है कि बस नहीं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है, वो स्किप कर सकते हैं, उससे ज़रूरी नहीं, वो अपने लिए बनाना चाहे तो बनाना चाहे, लेकिन लॉ उनको नहीं कहता, ठीक है। सोल ट्रेडर्स के लिए, पार्टनरशिप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ, लेकिन लिमिटेड कंपनी वाले लाजमी मेंटेन करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग, कॉस्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग इज नेसेसरी, वो रिकॉर्ड कीपिंग करेंगे, और यहाँ पे रिकॉर्ड कीपिंग नीड टू बी जस्टिफाइड, कहता है कि अगर रिकॉर्ड कीपिंग कर लो तो ठीक है, आपके लिए फैसले करने आसान हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑब्जेक्टिव एंड यूजेस डिफाइंड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके यूजेस क्या है, ये कौन बताएगा जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताएगा। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजेस कौन बताएगा जी, मैनेजमेंट बताएगी। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, पास्ट इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं, पास्ट इवेंट को, जो कुछ हो चुका हम रिकॉर्ड रखते रहते हैं, और साल के आखिर में सारे रिकॉर्डिंग को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते हैं, पुरानी चीजों को। और ये करेगा फ्यूचर रिजल्ट एज वेल एज हिस्टोरिकल डाटा। हिस्टोरिकल डाटा से क्या करेगा, हिस्टोरिकल डाटा को यूज करके फ्यूचर में एक बजट बनाएगा कि अगले साल हमारे खर्चे क्या होंगे, अगले साल हमारी इनकम क्या होगी। इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी होती है। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कौन सी होती है जी, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग होती है। डिसीजन मेकिंग है, जैसे कि क्वालिटी क्या रखना, अब क्वालिटी क्या रखनी है प्रोडक्ट की, अब ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। प्रोडक्ट ना बनाएं, प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, ठीक है, गुड्स प्रोड्यूस और नॉट, ये फैसला करना है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। कितने लेबर रखे, ये नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये भी होता है। मकसद क्या है जी, प्रिपेयर फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग मीन बाहर के लोगों को हमने रिपोर्ट करना, जबकि ये किसके लिए होता है, इंटरनल, मैनेजमेंट के अपने लिए होता है। प्रोड्यूस रिपोर्ट एट द ईयर एंड, साल के आखिर में ये क्या करते हैं जी, रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और ये क्या करेंगे, पीरियोडिकली, जब जरूरत हो रिपोर्ट बना लेते हैं। फॉर्मेट क्या होता है जी, रिक्वायर्ड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, ये IFRS और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके इनके फॉर्मेट बनते हैं, ठीक है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई फॉर्मेट नहीं होता, रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट को जैसे बेहतर लगता है कि इस तरह से हम चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करेगी जी, उस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंसेस में देखने कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देख लें। जी कोई पॉइंट पूछना चाहते हो? कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा, क्या आंसर बनता है इसका? Which of the following item would be included in financial accounting? कौन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंक्लूड है बट नॉट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लेकिन वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं है? सेल कमीशन पेबल टू सेल रिप्रेजेंटेटिव, ये पेबल्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गए, ये सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होते हैं। कॉस्ट ऑफ रिपेयर टू ऑफिस एयर कंडीशन, ऑफिस का एयर कंडीशन क्या हो गया, ये खराब हो गया, ये फाइनेंशियल अकाउंट में एज एन ऑफिस एक्सपेंस आ रहा होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी आ रहा होगा जी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आ रहा होगा। ठीक है, तो हमें देखना है कि वो आए जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आ रहा है लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ना आए। प्रॉफिट पेड आउट इन डिविडेंड टू द बिजनेस ओनर, कहता है कि हमने प्रॉफिट में से क्या किया, डिविडेंड पे किया। अब डिविडेंड का पे करना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करके छोड़ देते हैं, इससे आगे का काम हम नहीं करते होते। तो ये ऐसा डिविडेंड का पे करना ओनर को, ये एक्टिविटी सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होती है। काफी आगे पढ़ा दूं? ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग हमने पहली बात कर चुकी है कि प्रोडक्ट की, यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज द इंटायर सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड पर्सनल that provide periodic cost account and cost information for management as a part of management reporting system। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, जो मर्जी इंग्लिश लिख दे, बात एक ही है। इसने क्या करना है, बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। पर यूनिट कॉस्ट रिकॉर्ड करने से फायदा क्या होगा, मैनेजमेंट को कॉस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेनिफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बेनिफिट क्या है, बस ये रीडिंग है, इसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों करेंगे, मैनेजेरियल प्लानिंग, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो प्लानिंग करेंगे और बिजनेस की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे ना। जब मुझे कॉस्ट का नहीं पता तो प्लानिंग क्या करनी है और कंट्रोल किसको करना, कर नहीं पाऊंगा। डिस्क्लोज प्रॉफिटेबल एंड अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज, जब मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा वहां से इनकम स्टेटमेंट बना के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करूंगा तो फिर बताऊंगा कि कौन सी चीजें प्रॉफिटेबल है और कौन सी एक्टिविटी ऐसे हैं जो प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, सिर्फ नुकसान दे रही हैं बिजनेस को, उनको उड़ा देंगे हम। आइडेंटिफाई वेस्ट, प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या चीजें जाया हो रही हैं और इनएफिशिएंसी क्या है, ये जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर एफिशिएंटली वर्क करिए या इनएफिशिएंटली। एनालाइज मूवमेंट इन प्रॉफिट में किन किन चीजों से प्रॉफिट, किन किन एक्टिविटी से प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है और किन किन एक्टिविटी से प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, हम ये एनालाइज करेंगे। एस्टिमेट एंड फिक्स सेलिंग प्राइसेस, अगर हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम सेलिंग प्राइस का अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा 100 रुपए की चीज बनी है तो हम 120, 115, 112 की बेच सकते हैं। वैल्यू इन्वेंट्री, हमारे पास कितना रॉ मटेरियल बच गया है, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। डेवलप बजट एंड स्टैंडर्ड टू असिस्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, हम क्या कहते हैं फ्यूचर के लिए बजट और स्टैंडर्ड बनाते हैं ताकि चीजों को प्लान और कंट्रोल करने में आसानी हो। इवेल्युएट द कॉस्ट इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसी डिसीजन, हमने क्या किया, जो पॉलिसीज बनाई उन पॉलिसीज के ऊपर कॉस्ट क्या इफेक्ट कर रही है, हम उसको इवेल्युएट करेंगे। हमने एक फैसला किया, क्या इस फैसले से हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिली या हमारा बिजनेस डिक्लाइन किया,
हम इस फैसले को इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बड़ा टॉपिक है। बज़ाहिर सिर्फ मकसद एक ही है कि बिजनेस की पर यूनिट कॉस्ट, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। इसमें देख लें कोई मसला, बस तकरीबन ही ख़त्म, बाकी ठीक है, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वाली क्लास में करते हैं। ट्रेनिंग अकाउंटिंग के रोल्स क्या हैं, यहाँ से इंशाल्लाह ताला ऑनवर्ड चलेंगे आगे। और अब लोग अब एमसीक्यूज कर सकते हैं, घर से एमसीक्यूज कराइएगा। इसके एमसीक्यूज में है जो आपको लेक्चर नोट्स दिए हैं, ठीक है। तो उसके आप लोग एमसीक्यूज नंबर 1 से लेके 25 एमसीक्यूज हैं सारे, तो 25 के 25 ही कर लीजिएगा। हो सकता है एंड वाली चीज़ें आपने ना भी पढ़ी, लेकिन फिर भी कोशिश करके कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो कल जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर कंप्लीट करके फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लो। एनी क्वेश्चन? ठीक है जी। कौन से वाला? इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होगी। पॉइंट नंबर 3 पूछा मेरे से, ये वाला कौन से वाला? ये वाला बेनिफिट में टॉपिक बताओ ना। 3.4 वाला, ये वाला पूछ रहे हो? अच्छा, अब इसमें कौन सा पॉइंट पूछना है? पॉइंट नंबर 3, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फाइनेंस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल। एक्विजिशन एंड यूज ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कहते हैं पैसा, कहता है इन्वॉल्व फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मान लो ये कहती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये करी कि भाई बिजनेस के पास कैश कम है और अगर पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ तो आगे बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसने हमें गाइड किया अबाउट फाइनेंस। तो एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस पैसा कहाँ कहाँ से आ सकता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होगा, हम इसमें देखेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें बताएगा कि भाई फाइनेंस कम है, और ये भी बता देगा फाइनेंस कहाँ कहाँ से, पैसा कहाँ कहाँ से तुम इकट्ठा कर सकते हो। यूज ऑफ फाइनेंस, पैसे को कहाँ कहाँ तुमने स्पेंड करना है। कुछ पैसा हम परचेजिंग में लगा देंगे, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा देंगे, कुछ पैसा कहीं और लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारा हम इन तीनों अकाउंटिंग में सीखेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।